नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज हम और आप हैं खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 107 में 107 में। आज भी हम शिबान के शहाबुद्दीन की श्रृंखला में ही हैं, लेकिन ये श्रृंखला अब अगले 1-2 दिनों में खत्म हो जाएगी। शहाबुद्दीन की श्रृंखला खबरों के पीछे में एपिसोड नंबर 71 से शुरू हुई थी। हम अपने नए दर्शकों को बताना चाहते हैं, इसलिए यदि शहाबुद्दीन को आप पूरा जानना और समझना चाहते हैं तो एपिसोड नंबर 71 से लेकर एपिसोड नंबर 106 तक भी अवश्य देखें। इस श्रृंखला के बाद जैसे ही यह श्रृंखला खत्म होगी, आपको हम बताने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर के हेमंत शाही और बेगूसराय के कामदेव सिंह की पूरी कहानी। और ऐसी ही कई कहानियों को जानने के लिए आपको हमारे चैनल खबरों के पीछे को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, यदि अब तक आपने नहीं किया है तो। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक अथवा फॉलो कर लें। ध्यान रखें, किसी कहानी कोई सुझाव को लेकर आप मुझसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर संपर्क करें। पूरी बात को पहले संक्षेप में लिखें और अपने नंबर सहित हमें मेल कर दें। जरूरत होने पर हम आपसे अवश्य ही संपर्क करेंगे। अपने सूत्रों की पहचान हम सदैव गोपनीय रखते हैं। इन सूत्रों को हम खबरों के पीछे में खबरी कहकर भी संबोधित करते हैं। और अब हम कहानी शुरू करते हैं खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 107 की। साल 2004 की बात केवल इतनी बतानी है कि शहाबुद्दीन फिर से सिवान से लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं। मतलब 2001 के प्रतापपुर गोलीकांड के बाद भी शहाबुद्दीन की हैसियत अभी इतनी कम नहीं हुई थी कि वे लोकसभा का चुनाव हार जाते। सिवान में अब भी शहाबुद्दीन का राज ही चल रहा था, लेकिन हनक थोड़ी कम होने लगी थी। यह बात भी सत्य है। वे जेल में रहकर ही 2004 का चुनाव जीते थे। इस चुनाव में शहाबुद्दीन ने जेडीयू के प्रत्याशी रहे ओम प्रकाश यादव को पराजित किया था। लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद शहाबुद्दीन जमानत पाकर फिर से बाहर आ गए थे और सब कुछ उनके माफी के चल रहा था। आगे 2005 के फरवरी में बिहार विधानसभा का चुनाव होना था। सारे पुराने गिले शिकवे भूलकर शहाबुद्दीन फिर से पूरी ताकत के साथ लालू यादव के साथ हो गए थे। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार भी इस चुनाव में बिहार लड़ने को कमर कसकर तैयार थे। जंगल राज हटाओ का नारा पूरे बिहार में गूंजने लगा था और सिवान में तो इसका जोर अधिक ही था। चुनाव की घोषणा के पहले के महीनों में सिवान का पुलिस और प्रशासन सब कुछ शहाबुद्दीन के माफिक ही था। लालू यादव ने शहाबुद्दीन की सहूलियत के लिए बिना रीढ़ वाले राम शोभित पासवान जैसे आईएएस को प्रमोटेड थे। सिवान का डीएम और जगलाल चौधरी को एसपी बना रखा था। ऐसे में शहाबुद्दीन को परेशानी कहां होती। लेकिन चुनाव आयोग ने जैसे ही बिहार विधानसभा के चुनाव की रणभेरी बजाई, शहाबुद्दीन पर ठनका गिरना शुरू हो गया। आयोग ने बिहार के चुनाव के लिए केजे राव, नाम तो आपने सुना ही होगा, केजे राव को स्पेशल ऑब्जर्वर अपॉइंट कर दिया था और केजे राव ने बिहार चुनाव की ड्यूटी संभालते ही पूरे बिहार में तूफान ला दिया था। बिहार में भयमुक्त चुनाव होगा, इसका संकल्प केजे राव ले चुके थे और इसके लिए सिवान उनकी टॉप प्रायोरिटी में था। टॉप प्रायोरिटी में सिवान तो जरूरत इस बात की थी कि शहाबुद्दीन की हनक को खत्म करें। बगैर हनक खत्म किए यह संभव कैसे होता। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर राम शोभित पासवान और जगलाल चौधरी की
सीवान से छुट्टी कर दी गई, मतलब डीएम और एसपी दोनों हटा दिए गए। अब चुनाव आयोग की सिफारिश के मुताबिक बेहद ही कड़क माने जाने वाले आईएएस सीके अनिल और आईपीएस रतन संजय को सिवान का डीएम और एसपी बना दिया गया। उधर पड़ोस के गोपालगंज जिले में के पाठक को डीएम बना दिया गया था, जिसे सीके अनिल के पाठक को जो गोपालगंज में डीएम बनाए गए थे, उन्हें सीके अनिल बहुत ही अधिक मानते थे। वैसे आज की तारीख में बात करें 2021 में, तो सीके अनिल ने सिवान में भले जो कुछ किया, अब तो स्वयं बहुत ही प्रकार के विवादों में वे घिरे हैं। बीच में कहां लंबे अरसे तक गायब रहे किसी को पता ही नहीं चला, बिहार सरकार को भी खबर नहीं थी। खैर, सीके अनिल और रतन संजय ने सिवान का चार्ज लेते ही शहाबुद्दीन को संदेशा दे दिया कि अब आपकी सरकार सिवान में नहीं चलेगी। ताबड़तोड़ कार्रवाई होने लगी। शहाबुद्दीन के गुर्गों पर रेड डाले जाने लगे। शहाबुद्दीन जिंदाबाद करने वाले डर गए। शहाबुद्दीन की तस्वीर टांगने वालों ने शहाबुद्दीन की तस्वीरें उतारनी शुरू कर दी। जो वारंटी थे, या यूं कह लीजिए शहाबुद्दीन की ताकत थे, भागने लगे, बिल में छुपने लगे। प्रतापपुर भी अभेद्य नहीं रहा। सीके अनिल और रतन संजय ने ताकत दिखा दी। जब मर्जी हुई पुलिस ने प्रतापपुर में जाकर रेड डाली। शहाबुद्दीन अब कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं रह गए थे, लगातार कमजोर होते दिख रहे थे। राबड़ी देवी और लालू यादव भले ही बिहार की सरकार में थे, पर चुनाव आयोग की घोषणा के बाद वे इस सिचुएशन में नहीं बच गए थे कि अपने शहाबुद्दीन की कुछ मदद कर सके। शहाबुद्दीन के खिलाफ उधर सिवान में ढेर सारे नए पुराने कांडों के मुकदमे लिखे जा रहे थे। पुलिस की डायरी में शहाबुद्दीन के खिलाफ लगे आरोपों और सबूतों का पिटारा खूब मोटा होता जा रहा था। सिवान डीएम के तौर पर सीके अनिल 10 फरवरी 2005 से लेकर 23 मई 2005 तक और एसपी के रूप में रतन संजय 12 फरवरी 2005 से लेकर 29 जुलाई 2005 तक रहे। और इस बीच में आप कह सकते हैं कि दोनों ने शहाबुद्दीन को बहुत ही कमजोर कर दिया। प्रतापपुर में जहां शहाबुद्दीन अपनी अदालत लगाते थे, वहां जाकर इन दोनों ने सरकार का जनता दरबार भी लगा दिया। पर इतने के बाद भी केस मुकदमे तो जरूर दर्ज हुए, शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। और फरवरी 2005 में संपन्न विधानसभा चुनावों के नतीजों ने बताया कि शहाबुद्दीन अब भी सिवान में ताकतवर है। हालांकि कुछ ताकत कम हुई थी, लेकिन अभी मिटे नहीं थे। चुनाव के नतीजों में सिवान और जिरादेई की सीट फिर से आरजेडी ने जीत ली थी, पर रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन के खिलाफ हथियार उठाने वाले अजय सिंह की मां जगमातो देवी निर्दलीय चुनाव जीत गई थी। यह शहाबुद्दीन के लिए वार्निंग था। अजय सिंह की पत्नी कविता देवी अभी सिवान की एमपी हैं, और वो भी हीना शहाब को चुनाव हराकर। तो बिहार में आगे का पॉलिटिकल सीन ये बना कि किसी भी पार्टी को फरवरी 2005 के चुनाव से बहुमत नहीं मिला। न लालू यादव सरकार बना पाए और न ही नीतीश कुमार। परिणाम, बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। बूटा सिंह बिहार के गवर्नर थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, बूटा सिंह कांग्रेसी थे। ऐसे में शहाबुद्दीन को फिर से थोड़ी सहूलियत तो मिल ही गई, पर सिवान अब पहले जैसा शहाबुद्दीन का सिवान नहीं रह गया था। हालांकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब भी शहाबुद्दीन ही थे। खबरें तो रोज आती कि शहाबुद्दीन को अरेस्ट किया जाएगा। यह भी बताया जाता कि शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने को आज यहां तो कल दिल्ली में या फिर किसी दूसरे स्टेट में रेड डाली गई है। स्पेशल टीम बना दी गई थी, पर शहाबुद्दीन कहीं मिलते नहीं।
या ये भी कह सकते हैं कि उन्हें पुलिस की एक्टिविटी की जानकारी पहले ही मिल जाती थी या बता दी जाती थी। ये सब चल ही रहा था कि फिर से अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव कराने को चुनाव आयोग का बिगुल बज गया। मतलब बिहार में दूसरी बार बिहार विधानसभा का चुनाव साल 2005 में हो रहा था। लंबे अरसे तक बिहार को आप प्रेसिडेंट रूल के अधीन रख भी नहीं सकते थे। तो बिगुल बजते ही, दूसरे चुनाव का बिगुल बजते ही चुनाव आयोग ने फिर से बिहार को केजे राव के हवाले कर दिया स्पेशल ऑब्जर्वर के रूप में। तो केजे राव ने फिर चार्ज संभाला। अब उन्हें बिहार का तजुर्बा भी हो चुका था। फरवरी 2005 का चुनाव वे बहुत ही करीब से देख चुके थे, इसलिए बिहार के सभी जिलों का हाल उन्हें बहुत ठीक से पता था। सिवान को केजे राव ने अब सबसे टफ माना था, और फिर शहाबुद्दीन के बाहर रहते तो यह और भी टफ था, केजे राव भी जानते थे। इसलिए केजे राव ने फैसला किया कि वे सेंट्रल डेपुटेशन पर रहे बिहार के कई आईएएस आईपीएस पदाधिकारियों को बिहार लाएंगे और उन्हें जिलों में तैनात करेंगे, चुनावी ड्यूटी में लगाएंगे। चुनाव के वक्त चुनाव आयोग के पास सभी अधिकार होते हैं। ऐसे में सबसे टफ सिवान के लिए केजे राव ने सीबीआई दिल्ली में तैनात रहे बिहार कैडर के बहुत ही सख्त माने जाने वाले आईपीएस आरएस भट्टी को मांग लिया सीबीआई से। खबरें बताते हैं कि पहले सीबीआई ने भट्टी को तुरंत बिहार भेजने से मना कर दिया था, क्योंकि वे तब किसी बहुत ही सेंसिटिव केस के इन्वेस्टिगेशन में लगे थे दिल्ली में। लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव तक की बात कर बिहार बुला ही लिया। अब जब भट्टी, आरएस भट्टी पटना लैंड कर गए तो खबरी बताते हैं कि केजे राव ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि आपको सिवान जाना है, जहां का चुनाव मेरे लिए, मतलब चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और यह काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक फरार शहाबुद्दीन को अरेस्ट न कर लिया जाए। शहाबुद्दीन अरेस्ट नहीं होंगे तो संदेशा नहीं जाएगा, भय खत्म नहीं होगा। आगे केजे राव के चैलेंज को आईपीएस आरएस भट्टी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन सिवान में पोस्टिंग में एक समस्या आ गई। भट्टी सीबीआई में डीआईजी बन चुके थे। ऐसे में उन्हें सिवान में एसपी के पोस्ट पर तैनात नहीं किया जा सकता था। इसका भी रास्ता चुनाव आयोग ने ही निकाला था। सिवान में अब आरएस भट्टी की तैनाती तक एसपी का पोस्ट डिलीट कर दिया गया और डीआईजी का पद क्रिएट कर दिया गया। तो भट्टी अब सिवान के डीआईजी बन चुके थे। मीडिया फ्रेंडली नहीं थे भट्टी। बात बात में खबरें ब्रेक होनी भी बंद हो गई। खबरें बताते हैं कि ऐसा लगने लगा कि शहाबुद्दीन के खिलाफ चल रहा सारा ऑपरेशन ही बंद हो गया है। जो स्पेशल टीम पहले से बनी हुई थी वे भी सिवान में ही थानों की ड्यूटी में लगा दिए गए। इस टीम के पदाधिकारियों को भी आश्चर्य हुआ कि भट्टी क्या सचमुच में शहाबुद्दीन को पकड़ना भी चाहते हैं क्या, और यदि हां तो वे हैं किसके भरोसे, कौन उनके साथ काम कर रहा है। उन दिनों में भट्टी के साथ सिवान में तैनात रहे एक खबरी ने बताया कि वे चुपके से पहले शहाबुद्दीन के खिलाफ पुलिस की फाइलों का कमजोर नटबोल्ट कसते रहे। पहले दर्ज हुई केसों की कमियों को दूर किया। यह सही था कि सीके अनिल और रतन संजय के कार्यकाल में शहाबुद्दीन के खिलाफ बहुत सारे केसेस दर्ज किए गए थे, पर इन्होंने पाया कि संख्या बढ़ाने को भी बहुत कुछ कर दिया गया था जो बहुत कानून सम्मत नहीं कहा जा सकता था। इस बात को यदि आपको समझाना हो तो आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं कि यदि एक ही समय में एक ही घटना स्थल पर कई लोगों की हत्याएं एक साथ हो जाती है तो भी एफआईआर एक ही लिखी जाती है, न कि अलग अलग।
आप इस आधार पर एफआईआर अलग अलग नहीं लिख सकते हैं कि इसमें 5 लोगों की हत्या हुई है, मृतक अलग है इसलिए एफआईआर भी अलग होगा। तो आप रेड डालते हैं तो यदि उसमें बहुत कुछ जब्ती होती है तब भी एफआईआर एक ही लिखी जाती है, धाराएं अलग अलग उनमें लगी होती है। और ये सब चल ही रहा था कि अचानक एक दिन तड़के सुबह टीवी चैनलों में यह खबर फ्लैश होने लगी, ब्रेक होने लगी कि फरार शहाबुद्दीन को नई दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है। और दिल्ली पुलिस ने तुरंत ही, मतलब दिल्ली पुलिस ने क्रेडिट नहीं ली, दिल्ली पुलिस ने तुरंत ही शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी का पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय सीवान पुलिस और उसके एसपी आर.एस. भट्टी को दे दिया। अब ये खबर, शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी की खबर सीवान के सन्नाटे को चीरने वाली थी। गिरफ्तारी की पूरी खबरें आनी शुरू हो गई थी। यह खबर सबसे अधिक चौंकाने वाली थी कि शहाबुद्दीन को सीवान की एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर गौरी कुमारी ने अरेस्ट किया है। गिरफ्तारी तब की गई थी जब देर रात को किसी दूसरे प्रदेश से शहाबुद्दीन दिल्ली आए थे, अंधेरी रात में, आधी रात के बाद। और इसके बाद उन्हें इतनी मोहलत भी गौरी कुमारी ने नहीं दी कि वे किसी को फोन कर सकें या कपड़े भी बदल सकें, चप्पल भी पहन सकें। रात को इस पूरे ऑपरेशन में गौरी कुमारी की दूसरी लाइन पर स्वयं सीवान के डीआईजी आर.एस. भट्टी थे। शहाबुद्दीन की इस प्रकार से गिरफ्तारी की उम्मीद तो सीवान वालों ने क्या, उन पुलिस वालों ने भी नहीं किया था जो लंबे अरसे से शहाबुद्दीन के पीछे लगे रहने का दावा करते थे। खबरी कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। वो बताते हैं कि जब भट्टी ने सीवान का चार्ज लिया तो उन्होंने पुरानी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल डाली। उन्हें लग गया था कि पहले बनी जो टीम है और उनमें चेहरे हैं, इनके बीच में कोई ना कोई छेद है जो हर बात को लीक होने देता है या लीक हो जाती है। फिर हर मूवमेंट की खबरें टीवी में ब्रेक होने लगती है। यह बात भी ठीक नहीं है। इसलिए शहाबुद्दीन के पूरे ऑपरेशन को आर.एस. भट्टी ने सीक्रेट कर दिया था। अब ऐसी नई टीम बन गई थी जिसके बारे में खुद पुलिस वालों को भी पता नहीं था। गौरी कुमारी को भट्टी ने स्वयं मीटिंग में सिलेक्ट किया था। तब वह बिल्कुल शहरी गर्ल्स, शहरी लड़की जैसी दिखती थी और भट्टी ने उसे नई टीम के कुछ पुलिसकर्मियों के साथ यह कहकर विदा किया था कि तुम्हें बस एक लड़की की तरह रेकी करनी है शहाबुद्दीन की, आगे जो कुछ होगा, जैसा होगा, वे सब कुछ स्वयं देख लेंगे। कहते हैं कि गौरी कुमारी ने इसके लिए नई दिल्ली में कई दिन रात सड़कों पर गुजारी थी, तब जाकर सफलता मिली थी। शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर पटना लाया गया दिल्ली से। रात को पटना एयरपोर्ट पर भी बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुट गए थे, लेकिन पटना के तत्कालीन एसएसपी कुंदन कृष्णन ने ऐसी व्यवस्था करी कि किसी एक को उनकी झलक तक नहीं मिली। फिर उन्हें पूरी रात, मतलब शहाबुद्दीन को कोतवाली थाने में बंद रखा गया। अगले दिन सबों को इस बात का भरोसा था कि सड़क मार्ग से पटना से सीवान ले जाया जाएगा। पूरे रास्ते में उनके लोग शहाबुद्दीन जिंदाबाद करने को खड़े थे, लेकिन भट्टी ने यह भी नहीं होने दिया। हेलीकॉप्टर से शहाबुद्दीन को सीवान ले जाया गया। हेलीपैड पर कुछ देर की सूचना पर समर्थक जुटने लगे तो उन्हें लाठियों के बूटे खदेड़ दिया गया। इस तरह आज, मतलब तब, सीवान में शहाबुद्दीन की आज़ादी खत्म हो रही थी। सरकार का शासन सीवान में लंबे अरसे के बाद स्थापित हो रहा था। और इसके बाद तो आपको पता ही है कि शहाबुद्दीन साल 2016 में 2016 में कुछ दिनों के लिए छूटे, लेकिन फिर से जेल जाना पड़ा और इसके बाद तो छूटे ही नहीं। 2016 में कुछ दिनों के लिए जो जमानत मिली थी वह जमानत सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी थी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कराने और बिना भय का चुनाव कराने के बाद सीवान के डीआईजी आर.एस. भट्टी फिर से सीबीआई में दिल्ली लौट गए थे। चुनाव आयोग की ड्यूटी भी खत्म हो गई थी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बन गई थी।
आगे नीतीश कुमार की सरकार में सीमांत में तैनात किए गए बिहार पुलिस के एसडीपीओ सुधीर कुमार को आप कभी भूल नहीं सकते हैं। जब जब शहाबुद्दीन का जिक्र आएगा, शहाबुद्दीन की कहानियां सुनाई जाएगी, क्योंकि ये सुधीर कुमार ही रहे जिन्होंने शहाबुद्दीन के खिलाफ केसों का ट्रायल कराया और गवाहों को इतना मजबूत किया कि वह शहाबुद्दीन के सामने शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही दे सके। फिर सजा होने का सिलसिला चल पड़ा और अंत में क्या हुआ यह आप सबको पता ही है। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। चलते चलते आप हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को जरूर ही सब्सक्राइब कर दें यदि अब तक आपने नहीं किया है। धन्यवाद।